तो आज हम जो बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। तो न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए हैं मोशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आइए उस पर हम बात करते हैं। उस पे जाने से पहले हम कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स पे थोड़ा बात करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि क्या कहता है। तो कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूजुअली आपने सुना होगा या हमें एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट हमको पहननी चाहिए, है ना। तो क्यों ऐसा, इसके पीछे के रीज़न क्या है, तो ये आप सोच सकते हैं। इसके अलावा कई एग्जाम्पल हैं। जब आप किसी कार में, बस में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं, या जब वो अचानक से एक्सेलरेट होती है, चलती है, तो हम पीछे की ओर हमें धक्का लगता है ना। या जब हमारे घरों में हम किसी कारपेट को झाड़ना होता है तो हम किसी डंडे से पीटते हैं या उसको झटके से उसे झाड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कारपेट से बाहर निकल आते हैं, दरी से बाहर निकलते हैं। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है और ये साइंस में कहाँ कनेक्ट होते हैं, तो आज उन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की यानी विराम की अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में, यूनिफॉर्म मोशन में, जो कि वो एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा होता है, उसमें तब तक बने रहता है जब तक कि उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यानी कहने का मतलब ये होगा सिंपल वर्ड्स में कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाया है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपने उस पर अप्लाई नहीं किया है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, उसी में बना रहेगा, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, इफ़ यू हैव अ बॉडी एंड नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ़ द बॉडी इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू डू सो। तो सेम बात है, उसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है और उस पर कोई भी नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये सही तरीका है फोर्स अप्लाई नहीं है, फोर्स के एब्सेंस होने का, क्योंकि नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है जिससे पहले भी हमने बात की कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, जो नेट फोर्स है अगर वो जीरो है, तो अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यानी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो अपनी इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे काम नहीं कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स अगर जीरो है, तो ऑब्जेक्ट की या बॉडी की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ये जस्ट स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। यहाँ पे
एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं, अमूमन हम लोगों का ये मानना होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए हमें लगातार उस पे फोर्स अप्लाई करना होता है। तो ये बात सही नहीं है। ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट करने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स चाहिए होता है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, है ना। या अगर मोशन को स्टॉप करना है तो आपको एक अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब सवाल आएगा कि फिर अगर फोर्स काम कर रहा है तो फिर क्या होगा। तो ये कंडीशन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना सही है ना। तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जड़त्व का नियम, इनर्शिया क्या हो गया, इनर्शिया है जड़त्व। और जड़त्व क्या है, जड़त्व या इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है सारे ऑब्जेक्ट की। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। और क्या कैसी प्रॉपर्टी है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी मोशन की स्टेट में, मोशन में या अपनी स्टेट में चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, रेजिस्टेंस देती है ना। कि मान लो अगर ऑब्जेक्ट, अगर जब अभी हम बात कर रहे थे कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बने रहना चाहती है, वो उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, कि अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध, है ना, ये अवस्था परिवर्तन में जो विरोध का जो गुण है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और ये जो इनर्शिया है ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है ना। अगर ज़्यादा मास होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी उसका अपने स्टेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस वो शो करेगी। और अगर मास कम है, लेस मास, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, लेस होगा। इनर्शिया को हम दूसरे वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए, तो अभी हमने ये देखा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। और इनर्शिया क्या है, किसी भी वस्तु का अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का जो, विरोध करने का जो गुण है, उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। अब ये सवाल आता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है ना, तो वो या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो करती रहेगी। लेकिन हमने तो देखा है, हमारी ऑब्जर्वेशन तो इससे कुछ अलग है ना। अगर एक बॉल किसी सरफेस पे रोल कर रही है तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, मोशन करना बंद कर जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है, उसकी स्पीड जो होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और फाइनली वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये तो जो बात हम अभी थोड़ा देर पहले कर रहे थे, ये तो उससे बिल्कुल अलग एक तरीके की बात है ना। कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स भी नहीं है, लेकिन ये कुछ देर बाद धीरे 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 इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है और फाइनली रुक जा रही है। तो फिर ये कहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके पीछे की रीज़न क्या है। तो इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आने से पहले थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हिस्ट्री में चलते हैं। इस तरीके के जवाब जब गैलीलियो ने तलाशने शुरू किए तो उनका जो थॉट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, पहले उस तक जाते हैं। तो गैलीलियो ने जब वो एरिस्टोटल के जो थॉट थे मोशन को लेके, जहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं नेचुरल मोशन को लेके और वायलेंट फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके,
तो वहाँ पे गैलीलियो ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फ्रिक्शनलेस एक सरफेस को इमेजिन किया और यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक ग्लास बॉल या एक बॉल को लिया और फर्स्ट केस में उन्होंने क्या किया, जब इसको यहाँ से छोड़ा तो उन्होंने देखा कि जब ये बॉल इस इंक्लाइन पे स्लोप पे नीचे की ओर मोशन करती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और जब वो इस राइट साइड के स्लोप पे अगेन ऊपर की ओर मोशन करती है तो इस इंक्लाइन पे मोशन करते हुए उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, स्लो होती है। और उन्होंने ये माना कि अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यानी यहाँ पे घर्षण अगर बिल्कुल नहीं है या मिनिमम है, तो ये जो बॉल है ये सेम हाइट तक जाती है। ग्राउंड से अगर आप इस हाइट को अगर मेजर करेंगे तो ये उतनी ही हाइट तक जाती है। अगर ये दोनों स्लोप बराबर है तो ये इनिशियल स्टेट, ये पहली इनिशियल जहाँ से छोड़ी थी और अभी जहाँ पे ये पहुँची है, ये दोनों सेम हाइट तक ये बॉल पहुँचती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सेकंड राइट साइड के जो स्लोप है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसका स्लोप थोड़ा कम कर देते हैं। फिर वो बॉल को यहाँ से छोड़ते हैं और देखते हैं कि इस बार भी बॉल सेम हाइट तक जाती है, लेकिन सेम हाइट तक जाने के लिए इस बार जो बॉल के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया वो कुछ ज़्यादा था। ओके, और वो ऑब्वियसली ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी स्लोप और कम कर दिया है। तीसरी कंडीशन में उन्होंने स्लोप को पहले दो केसेस की अपेक्षा और कम कर दिया, और यहाँ पे आप देखिए सेम हाइट से बार बार बॉल को छोड़ा जा रहा है और इस बार अगेन बॉल काफ़ी दूर तक, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस क्या करती है, ट्रैवल करती है सेम हाइट तक पहुँचने के लिए। और लास्ट केस में उन्होंने क्या किया, इसका स्लोप क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, और ये जो राइट साइड का जो अब स्लोप नहीं बचा, अभी हॉरिजॉन्टल एकदम स्ट्रेट हो चुका है। तो अगर यहाँ पे अगर बॉल को अगर हम छोड़ें तो ये उनका ये कहना था कि ये बॉल अब हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये जो फर्स्ट केस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरीके से गैलीलियो उन चीज़ों को देखने में, उन चीज़ों को इस थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने में सक्सेसफुल थे जिनको एरिस्टोटल समझ नहीं पाए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट डे टू डे लाइफ में जब किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है तो फ्रिक्शन अपोजिट मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है। ये जो फ्रिक्शन है, मान लीजिए आपने इस पे फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल और इसकी मोशन की डायरेक्शन आगे के लिए, ये इस तरीके से मोशन कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है। तो ये जो हमारे पास इस तरीके का विचार आता है कि अगर ऑब्जेक्ट को लगातार कंटिन्यू मोशन में बनाए रखना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू अप्लाई करते रहना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस फ्रिक्शन फोर्स या जो अपोजिंग फोर्स है उसको बैलेंस करने के काम आता है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स अगर हम जीरो कर दें, है ना, इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम रिड्यूस कर दें, मिनिमम कर दें, जीरो तक लेके चले जाएं, तो एक बार आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स दे दें, उसको पुश कर दें, तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमेशा चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि अगेन उसको किसी अनबैलेंस फोर्स द्वारा नहीं रोका जाए, है ना। तो और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारी डे टू डे लाइफ के। जब हम साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक बार साइकिल चला के पैडल मार के अगर छोड़ दें तो कुछ देर बाद अपनी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो स्पीड स्लो होने का रीज़न यहाँ पे भी सिंपल है
कि अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण काम कर रहा होता है, और आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए आपको लगातार पैडल मारने पड़ रहे हैं, यानी फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो जो आप पैडल मार रहे हैं वो आप ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो फर्स्ट लॉ से हमको समझ आती है ना, ये लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे काम करने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था में, स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करेगा। स्टेट कहने का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहेगा। तो ये फर्स्ट लॉ से हमें समझ आता है। इसके अलावा तो ये समरी पॉइंट हो गए। इसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि सीट बेल्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, तो उसका सिंपल सा आंसर है, जब आप किसी कार में बैठे हुए होते हैं या बस में वगैरह किसी व्हीकल्स में हो, तो आप भी उस कार या बाइक के साथ किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं अचानक से, तो हमारी हाफ ऑफ द बॉडी, जो लोअर पार्ट है बॉडी का, वो किस में आ जाता है, गाड़ी के साथ रेस्ट में आ जाता है। लेकिन इनर्शिया के कारण जो हमारा अपर पार्ट है वो इनर्शिया के कारण क्या, मोशन में ही रहना चाहता है, जिस कारण हम आगे की ओर गिरते हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा, तो इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि हम सीट बेल्ट का यूज़ करें। ओके, तो जस्ट ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो बाकी और एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, आप उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और उनके एक्सप्लेनेशन न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ जोड़ते हुए उन्हें कीजिए। तो अभी थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो फर्स्ट था, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इम्प्लाइज दैट इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो देन द ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर स्टेशनरी और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो सेम वो बात रिपीट हो रही है कि अगर नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो या तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहेगा, या वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही हैं। होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।